अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि हम लोग कल पढ़ चुके थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो हम लोग क्या कल पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना कल, पूरा पढ़ लिए थे, लेकिन फिर से हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है हमारे पोएट्री का, लिटरेचर के बुक का पोएट्री का चैप्टर 2 है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जाने दो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट व्हिटमैन जो है, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो 1819 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी में। हम लोग इसको वन शॉट में एक बार हम समझा देते हैं, पूरा डिटेल कल जैसा नहीं समझाएंगे। इनको हम लोग ये पीपल पोएट के नाम से जाने जाते थे। ये जो है वाल्ट व्हिटमैन, इनको किस नाम से जाना जाता था? पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता था। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअली लिटरेचरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस। यानी कि इस लाइन का मतलब हुआ अमेरिका ने इन्हें प्रोड्यूस किया, यानी कि ये अमेरिका में जन्म लिए थे। ऐसे लिटरेचर के जगत के, साहित्य के जगत के इस फिगर को किसने प्रोड्यूस किया? तो अमेरिका ने, यानी कि ये अमेरिका में जन्म लिए थे। बिफोर हिज 12th बर्थडे ही आल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। यानी कि ही बिगेन्स एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। ये अपने 12वें बर्थडे से, यानी कि 12 साल के उम्र से पहले से ही ये कहाँ जॉब करते थे? एक कारपेंटर शॉप पे बढ़ई का काम करते थे। सोच लो, इतना दुख के साथ ये पढ़े हैं कि जब तक 12 साल का भी इनका उम्र नहीं हुआ था, उससे पहले ही ये क्या कर रहे थे? एक बढ़ई के रूप में जॉब कर रहे थे। और फिर भी आज इनको पूरा दुनिया याद करता है। पूरा जो जन्म लिए हैं हमारे अमेरिका में, फिर भी हम आज इंडिया के बिहार में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो दुख परेशानी सबके लाइफ में आती है, और लेकिन उस दुख परेशानी को सहते हुए आगे बढ़ जाना ही असली इंसान की महानता होती है। इनका फोटो नहीं कर दिखाता हूँ तो देख लिए लोग गूगल पे। हाँ, मिल जाए। He also worked as a printer, teacher, editor and volunteer nurse during the Civil War। और ये टीचर, डॉग, प्रिंटर और क्या वॉलेंटियर नर्स का भी काम किए हैं। वॉलेंटियर नर्स का काम ये कब किए हैं? जब सिविल वार हुआ था, उस समय ये वॉलेंटियर नर्स के तौर पे वर्क कर रहे थे। और जो उस युद्ध के दौरान जो जख्मी लोग थे उनको क्या कर रहे थे? ट्रीट करने का काम कर रहे थे, इलाज करने का काम कर रहे थे। कौन? वाल्ट व्हिटमैन। Which is collected leaves of grass is known as a free rhythm lack of rhymes. Whitman published at his own expenses in 1855। यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास ये पहला इनका अपना एक्सपेंसेस था, पहला इनका अपना बुक था जो इन्होंने अपने एक्सपेंस से छपवाया था। वो कब छपवाया था? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में इन्होंने इसे पब्लिश किया था। However, free from the poems and joyful dedication, the importance of individual were not well received at first. In fact, collection of poem cost Whitman his job, as it was taken to be absent। यानी कि ये क्या बताता है कि ये अपनी जॉब में डेडिकेट थे। जॉयफुल डेडिकेशन, किसी भी काम को करना चाहिए तो पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। डेडिकेशन मीन्स उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे आज हमें स्टूडेंट लाइफ में हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के अलावा हमें कोई और चीज नहीं दिखना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पर खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दो। पढ़ाई के टाइम पे आई कार्ड नहीं देखा जाता है। In 1881, after many editions, Leaves of Grass finally found in a publisher willing print it. Uncensored translation of this collection were enthusiastically received Europe, but Whitman remained relatively unappreciated America. It was only after his death that they could win appreciation America, his original and emotive expression American individualism।
द इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम स्टेप। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक में कौन कौन सा है? एक है लीव्स ऑफ ग्रास, जो इन्होंने कब लिखा था? 1855 में। और दूसरा है ड्रम स्टेप। ड्रम स्टेप जो कब लिखे थे? 1866 में। यानी कितने साल के अंतराल में? 10 साल के अंतराल में। और ये दोनों बुक हमेशा एग्जाम में पूछता है कि लीव्स ऑफ ग्रास कौन लिखे या तो ड्रम स्टेप कौन लिखे हैं। दोनों में से एक आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो इसको कल भी समझाया था, समझ में आया? इंट्रोडक्शन, इनका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि वाल्ट विट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो लिखे हैं वाल्ट विट में। जन्म हुआ था 1819 में, मृत्यु हुआ था 1892 में। पीपल पोएट के नाम से जाने जाते थे। अमेरिका में जन्म लिए थे और 12 साल की उम्र से पहले कारपेंटर के रूप में जॉब कर रहे थे। इतना चीज याद रखना बहुत जरूरी है इनका। आगे है, अब हम लोग पोएम को शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं के लिए कुछ कहना, खुद के लिए गाना, खुद के लिए गाना। इसमें ये क्या करें? खुद के लिए, खुद से खुद के लिए बता रहे हैं, खुद से खुद अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में गाकर कुछ बता रहे हैं। तो इसीलिए ये फॉर्म क्या हुआ? इस पोएट्री का जो फॉर्म होगा वो होगा लिरिक्स। ये क्या है? लिरिक्स है। I celebrate myself and sing myself, and what I assume, you shall assume. I celebrate myself and sing myself, and what I assume, you shall assume. For every atom of belonging to me as a God belongs to you. ये बताते हैं कि I celebrate myself and sing myself. मैं खुद से खुद के लिए सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद से खुद के लिए मनाता हूँ, खुद से खुद के लिए खुशियां मनाता हूँ और खुद के लिए सिंग करता हूँ, खुद के लिए गाता हूँ। और आगे क्या बोलते हैं? एंड व्हाट आई एस्यूम यू शैल एस्यूम। यानी कि मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कितनी भी हम अच्छी काम कर ले हमारे लिए कोई नहीं, इसलिए मैं अपने आप को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम अकेले हैं, हम अपने आप में ही खुश रह सकते हैं। Every atom belongs to me and God belongs to you. Every atoms belonging to us, यानी कि मुझे पता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ क्या हूँ? मौजूद हूँ। मैं उसे भी मानो कि खुशी के, Every atom to belonging, मेरे हर एक कण में खुशियाँ छिपी हुई है, बस उसे उजागर करना आना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक कण में खुशियाँ छिपी हुई है, बस उसे हमें क्या करना चाहिए? मी एज गॉड बिलोंग्स टू यू, बस उसे अच्छी तरह से हमें मनाने आना चाहिए। हर इंसान के पास खुशियां है, बस वो दूसरे पर निर्भर होकर अपनी खुशी को त्याग देता है। इसलिए ये बताते हैं कि दूसरे पर निर्भर न रहो, हमारे अंदर हमारे हर एक कण में खुशियां छिपी हुई है। अपने आप से खुश रहो और अपने आप में ही मस्त रहो। गाना सुना है ना? एगो था, हम लोग लगाते हैं स्टोरी, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में। आई लव एंड इनवाइट माई सोल। अगला लाइन है आई लव एंड आई लव एंड इनवाइट माई सोल, यानी कि मैं भ्रमण करता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। ये क्या करते हैं कि मैं घूम रहा हूँ, मैं भ्रमण कर रहा हूँ और अपने आत्मा को क्या कर रहा हूँ? आमंत्रित कर रहा हूँ। आई लीन एंड लुक माई इज ऑब्जर्विंग स्पीयर समर ग्रास, और मैं वहां भ्रमण करते करते उस पार्क में आराम करता हूँ और मैं देखता हूँ कि समर की वजह से जो ग्रास स्पीयर हो चुके हैं, ग्रास के बीच में कांटे दिख रहे हैं। यानी कि कांटे मतलब कि ग्रास जो है वो ऐसे गर्मी के कारण ऐसे हो गए हैं कि उसमें से दिखने लगे हैं। तो ये यहाँ पे सिर्फ ग्रास के लिए नहीं है, इंसान के लिए भी है कि ज्यादा अगर इंसान के पास ज्यादा धन हो जाता है, ज्यादा लोगों के पास कुछ अर्जित हो जाता है, तो लोगों के पास घमंड आने लगता है। तो यही है, ग्रास के रूप में एग्जांपल देके बता रहे हैं कि स्पीयर, जब गर्मी ज्यादा बढ़ी तो घास क्या हुआ? जो घास हरा भरा था उसमें से कांटे दिखने लगे।
my tongue, my atom of my blood, every atom of my blood from this soil this air। ये क्या बताते हैं कि मेरा जीव, मेरा हर एक रक्त का कतरा, हर एक ब्लड का कतरा जो है वो क्या है, वो बना हुआ है born here parents, born here from parents, the same their parents, the same। I now 37 years old, perfect health begins। ये बोलते हैं कि इसी अमेरिका में मैं पला बढ़ा हूँ, इसी मातृभूमि में मैं पला बढ़ा हूँ, यहीं की रक्त मेरे अंदर है, यहीं की धूल कण मेरे अंदर है, और यह हर एक कतरा, मेरे खून का हर एक कतरा इस मातृभूमि से सींचा हुआ है। क्योंकि मैं भी इसी भूमि पे जन्म लिया हूँ, मेरे माँ बाप भी इसी भूमि पे जन्म लिए हैं, और उनके माँ बाप भी इसी भूमि पे जन्म लिए हैं। तो जब इतनी सारी पीढ़ियां मेरी यहाँ स्वस्थ होते आ रही है, तो मैं अपनी मातृभूमि को क्यों ना आगे बढ़ाऊं, मैं अपनी मातृभूमि को क्यों ना आगे बढ़ाने का सोचूं, क्यों ना अपनी मातृभूमि में ही जीवन व्यतीत करूं। ये बोलते हैं कि हमारी जब इतनी पीढ़ियां, और आज मैं भी 37 इयर्स का हो गया, मैं भी 37 वर्ष का हो गया हूँ, और आज तक परफेक्ट हेल्थ के साथ मैं मतलब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, इसी भूमि में खेल कूद कर, इसी मिट्टी में लिपट कर। इसीलिए मैं ये बताते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि के प्रति पूरी स्नेह से रहता हूँ, मैं अपनी मातृभूमि के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। होपिंग टू किज नाउ टिल डेथ, यानी किसी की होप नहीं होती है कि अभी हमारी मृत्यु हो जाएगी। कोई ये नहीं सोचता है कि अभी हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये भी सोचते हैं कि अभी तो मैं हेल्थी हूँ। नो होपिंग टू किल, होपिंग टू किज नॉट टिल डेथ, यानी मैं होप करता हूँ कि अभी मैं मरूंगा नहीं, और जब तक मरूंगा नहीं तब तक मैं इसी मिट्टी पे क्या होना चाहता हूँ, यहीं की धूलकण में लिपट के रहना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि के ही धूलकण में लिपट के रहना चाहता हूँ। यानी सीधा तौर पे ये बताना चाहते हैं कि जिस जन्मभूमि में मेरे माँ बाप जन्म लिए, माँ बाप के माँ बाप जन्म लिए, मेरी कई सारी पीढ़ियां इसी गांव में, इसी जन्मभूमि में पैदा होकर अच्छे से स्वस्थ रहकर और आगे बढ़ गई, तो मैं क्यों नहीं इस भूमि पे रह के आगे बढ़ सकता हूँ, मैं क्यों नहीं इसी धारा पे रह के अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता हूँ, और मैं आगे भी बढ़ूंगा तो इसी धारा को आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा, और यहीं पे लिपट कर अंत में मैं मरना भी चाहता हूँ, ये बताते हैं। लेकिन आजकल के लोग क्या है, 2 पैसा कमाने के शहर में जाके रह, उसके बाद गांव को भूल जा रहे हैं। गांव के बारे में उनको याद भी आता भी है, तो बाद में लोगों के सामने क्या कहेंगे, हम गांव में नहीं रहते हैं, गांव के कल्चर को नहीं जानते हैं। लेकिन ये इतने बड़े होने के बाद भी क्या बोलते हैं कि मेरे माँ बाप जिस जगह पे जन्म लिए हैं, उनके माँ बाप जन्म लिए, वहीं मैं लिपट के फिर से वहीं पे अच्छे से रहना चाहता हूँ, और वहीं बाद में मर भी जाना चाहता हूँ, उसी भूमि पे। Grades and school in abeyance, retrying back while sufficient at what they are but never forgotten। यानी कि जिस धरा पे मैं जन्म लिया हूँ, उस धरा को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, but never forgotten, यानी मैं इसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। जहाँ पे मेरी स्कूल लाइफ अबेंस हुए हैं, यानी मैं स्कूल लाइफ जहाँ पे जिया हूँ, जहाँ पे मैं हर सफिशिएंट चीज, यानी हर पर्याप्त चीज मुझे यहाँ से मिल ली है जीवन जीने के लिए, तो मैं इस धारा को कभी भूल नहीं सकता हूँ। आई हार्बर फॉर ए गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड्स, यानी कि मैं जानता हूँ कि अच्छी और बुरी बातें हमेशा लोग सोचते रहते हैं, अच्छे और बुरे समय लोगों के जीवन में आते रहते हैं। तो क्या बुरा समय आने का मतलब ये होगा कि हम छोड़ देंगे, अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, अपने घर को छोड़ देंगे? नहीं ना। बुरा समय आया तो उससे कोप अप करने का हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, कि अगर हमारे पास कैसा भी समय आता है तो उससे हम आगे निकल जाएं। तो यही बताते हैं इस लाइन से कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, परमिट टू स्पीक एवरी हैजार्ड, चाहे कैसा भी समय हो, हमें उस समय में बोलना चाहिए, हमें उस समय में अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए आवाज उठाना चाहिए, कभी भी नीचे नहीं दबना चाहिए, चाहे कैसा भी समय चल रहा हो। हम कल ही बताए थे कि पोएट्री अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसका हर एक वर्ड कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बात की तरफ इशारा करता है, कुछ बहुत अच्छा सिखाने का कोशिश करता है पोएट्री।
प्रोज पढ़ोगे तो उतना नहीं है, क्योंकि वो तो साफा कहानी लिखा हुआ है या स्पीच लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इतने छोटे से एक पोयम में पूरा दुनिया के क्या हो रहा है आज के जमाने में उसको दिखा दिए हैं। ये क्या हमें चाहिए, क्या हम थे, उसको दिखा दिए हैं ना वर्ल्ड बीट में। नेचर विदाउट चेक ओरिजिनल एनर्जी, यानी ये बोलते हैं कि नेचर की बिना ओरिजिनल एनर्जी चेक किए हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह की प्रकृति हो उस तरह हम जैसे ढल जाते हैं वैसे हमें अपने जीवन को भी जैसा समय है उस तरीके से ढाल लेना चाहिए। अगर दुख का समय आता है, क्या कोई मरा हुआ है वजह जाके हम हंसेंगे? हम अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। नहीं तो कुछ लोग खेखर हैं जो कि वही जो जाएंगे तो हंसने लगेंगे, वही जो जाएंगे तो बतियाने लगेंगे। और वहीं पे खुशी किसी के घर रहा होगा तो वहां जाके रोते हैं, हम लोग नहीं रोते हैं। वहां अगर मेरे पास दुख भी है फिर भी वहां खुशी जाहिर करते हैं, और मेरे पास खुशी भी है और किसी के दुख में गए हैं तो वहां दुख ही जाहिर करना पड़ता है। इंसान का ये नेचर है। तो यही बताते हैं ये पूरे पोयम में। समझ में आया? समझ में आ गया ना? दोबारा पढ़ाए तो तुम ना आई थी। कोई लाया है इसका प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग? कोई नहीं। उसके पहले वाले चैप्टर का स्पेलिंग लिखवाया गया था।